गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका कैरेटेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके ओ लेवल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है जो अभी नेक्स्ट हमारे ओ लेवल के एग्जाम में बैठने वाले हैं। केवल ओ लेवल ही नहीं, ये आपके ट्रिपल सी के अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अक्सर ट्रिपल सी और ओ लेवल में पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारे पिछले सारे सेशंस को ध्यान से देखा है, सारे सेशंस को, तो ये सारे क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किए गए हैं। डायरेक्टली पढ़ाते वक्त क्वेश्चन आंसर के रूप में डिस्कस नहीं किए गए थे, बट पढ़ाते वक्त हमने इसको थ्योरी या अन्य तरीके में इसको डिस्कस जरूर किया था। बट आज का सेशन हम सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को तैयारी करने के लिए ये दे रहे हैं, जिसमें हम टॉप 100 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसी श्रेणी का ये पहला वीडियो है जिसमें हम कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें। हम क्वेश्चन उसके आंसर को डिस्कस करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उसका हम आंसर का जो रीजन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सभी से उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो को देखेंगे। जिन्होंने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज उनसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर और लाइक जरूर कर दें। और सब्सक्राइब करने से और बेल की घंटी को दबा देने पर अगले वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। तो फिर से हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और चलिए हम अपने सीरीज पे शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, द मेन सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। हमारे कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को डैश कहा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, मदरबोर्ड। अगर आप अपने कंप्यूटर का सीपीयू बॉक्स को खोलेंगे तो आपके पास एक प्लेट रहती है, बोर्ड रहता है, जिसके ऊपर की सब कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं। इस बोर्ड को हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड, राइट। आ जाए अगले प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न, कन्वर्ट 101000011 फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। 101000011 को बाइनरी से दशमलव में परिवर्तित करें। हमने अपने सेशन में जब हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ाया था तो हमने बताया था कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कि हर अंक के स्थानीय मान को उसके आंकिक मान से गुणा करके जोड़ दें। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा नंबर चूंकि है 1010011, तो इसका स्थानीय मान है 2 to the power 0, इसका 2 to the power 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4, 2 power 5, 2 power 6 and 2 power 7। तो 2 4 8 16 32 64 128, ये हो गया 128 गुणे 1 प्लस ये है आपका 32 गुणे 1 प्लस ये है 2 गुणे 1 प्लस और ये है 1 गुणे 1। ये हो गया 128 और 32 यानी कि 160 प्लस 3 यानी कि 163। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 163। कैसे आया हमने आपको करके बता दिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, which characteristics of computer distinguish it from electronic calculators। हमारे कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग करती है।
अब देखें, अगर ऑप्शन के ऊपर ध्यान दें तो हमें इसमें ऑप्शन में दिया है एक्यूरेसी यानी कि परिशुद्धता, बहुमुखी प्रतिभा यानी कि वर्सेटैलिटी, तीसरा है स्टोरेज यानी कि संग्रहण, और चौथा है ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित। अगर आप देखें, हमारे कैलकुलेटर में भी एक्यूरेसी होती है और हमारे कंप्यूटर में भी होती है, हालांकि कंप्यूटर की एक्यूरेसी थोड़ा सा अधिक होती है। अब बात आती है वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी मतलब बहुमुखी प्रतिभा, यानी कि हमारे कंप्यूटर पे हम अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं अगर उस काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर पे लोडेड है तो। अब यहाँ पे कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर केवल एक ही तरह का काम कर सकता है, यानी कि वो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस ही कर सकता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। तो एक ऐसी चीज दिख रही है जो कैलकुलेटर में नहीं है जबकि कंप्यूटर में है। स्टोरेज, संग्रहण। संग्रहण देखिए, मेमोरी हमारे कंप्यूटर में भी होता है, कैलकुलेटर में भी होता है। ये अलग बात है कि कैलकुलेटर की मेमोरी नाम मात्र को होती है, बहुत ही सीमित मात्रा में होती है, ठीक है, बट होती जरूर है। ऑटोमेटिक हमारा कैलकुलेटर भी है, हमारा कंप्यूटर भी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको निकल के सामने आएगा वो है बहुमुखी प्रतिभा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो कहता है, Which of the following is an impact printer? निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जहां पर कोई चीज कागज के ऊपर टकराता है जिसकी वजह से आपको इंप्रेशन यानी प्रिंटिंग मिलती है, ऐसे प्रिंटर जिसे हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसमें लेजर प्रिंटर, विकल्प में क्या क्या दिया है? लेजर प्रिंटर, दूसरा है इंक जेट प्रिंटर, तीसरा है स्टोरेज, और चौथा है नन ऑफ द ऑप्शंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, लेजर तो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिपोजिशन की वजह से हमारा प्रिंटिंग मिलता है। इंकजेट प्रिंटर में हमारा इंक छिड़काव से मिलता है, इंक के छिड़कने से मिलता है, इसलिए ये भी इसका सही विकल्प नहीं है। स्टोरेज, अब स्टोरेज तो कोई प्रिंटर होता ही नहीं है, ये तो मेमोरी की बात है, इसलिए यह विकल्प हो ही नहीं सकता। अर्थात हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, चलें अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, द बाइनरी नंबर 1110 is equal to the decimal number। बाइनरी संख्या 1110 दशमलव संख्या डैश के बराबर है। अब फिर से वही पुराना जो तरीका था कन्वर्जन का, वही कर लीजिए, कर लेते हैं। 1110 ये 2 पावर 0 है स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान है 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3, यानी कि 8 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1 प्लस 0 गुणे 1, तो 0 गुणे 1 तो ये बचा 0, इसको छोड़ दीजिए, तो ये बचा आपके पास 8 4 12 2 14, यानी कि 14। इसका सही आंसर क्या होगा? 14। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा? 14। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है हमारा, नंबर्स इन बेस 8 आर कॉल्ड एज। हमारे बेस 8 के नंबर को हम क्या कहते हैं? बेस 8 संख्याओं को डैश कहा जाता है। अब इसके विकल्प में दिया है ऑक्टल प्रणाली, हेक्साडेसिमल प्रणाली, दशमलव प्रणाली और बाइनरी नंबरिंग प्रणाली। तो इसका बेस 8 होता है, मतलब 8 सिंबल, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्टल। अंग्रेजी में ऑक्ट का मतलब होता है 8, तो इसको हम लोग ऑक्टल प्रणाली के रूप में जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्टल सिस्टम। देखिए, हमारा सलाह है कि जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो उसको ध्यान से एक बार पढ़िए, थोड़ा समय लीजिए। जल्दबाजी करेंगे तो कभी कभी गलत हो जाता है, पढ़ के उसको फिर सोच करके तभी आंसर दीजिए। गलत आंसर देने से अच्छा है आंसर ना दें।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। Which is the character encoding standard that provides unique number to every character? वर्णक एनकोडिंग मानक कौन सा है जो प्रत्येक वर्ण को विशिष्ट संख्या प्रदान करता है? देखिए, हमारे कंप्यूटर में इंटरनली जो नंबर्स होते हैं, कुछ जो भी कैरेक्टर्स होते हैं या नंबर हो या कैरेक्टर, जो भी सिंबल्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोडिंग स्कीम यूज किया जाता है, जैसे कि आस्काई हुआ, यूनिकोड, इसके अलावा भी है ABCDIC वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे एनकोडिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो अगर इसमें विकल्प में देखा जाए तो हमारे पास यूनिकोड भी दिया है, आस्काई भी दिया है। ENIAC ऐसा कोई एनकोडिंग सिस्टम नहीं है, जब ये किसी हमारे पुराने कंप्यूटर का नाम है, जिसे प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमैन और उनके स्टूडेंट्स ने बनाया था। तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। तीसरा आंसर है, आखिरी आंसर है बोथ A एंड B। तो इसका सही विकल्प है बोथ A एंड B, क्योंकि यूनिकोड भी है और आस्काई भी है। तो इसका सही विकल्प हो गया A और B दोनों। ठीक है, बोलना है तो बात ये चुपचाप प्रैक्टिकल करिए, चुपचाप प्रैक्टिकल करिए। इज दैट क्लियर? चलिए अगले पे आ जाते हैं। अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न, which one is the invalid size of cache memory? इनमें से कौन सा कैश मेमोरी का अवैध साइज है? देखिए, जब भी आप कैश मेमोरी की साइज को देखते हैं तो ध्यान रखना वो आपको 8 to the power of n के आकार में मिलना चाहिए, है ना? तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ये 8 to the power 1 n के आकार में है, ये भी है, ये नहीं है। 512 भी 8 to the power of n में है। तो इसका सही आंसर आपको मिलना चाहिए C। ठीक है, तो C इसका सही आंसर है। इज दैट क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है Which one is not a type of memory? इनमें से कौन सा मेमोरी का प्रकार नहीं है? ROM, ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी। आपने पढ़ा था ROM एक तरह की मेमोरी होती है, तो ये तो सही विकल्प है। ये तो ROM का एक मेमोरी का एक प्रकार है। कैश मेमोरी, इसके बारे में पढ़ा था कि रैम और इंटरनल मेमोरी के बीच में एक फास्ट मेमोरी होती है, जिसमें उन डेटा को रखा जाता है जिसको बार बार हम एक्सेस करते हैं, या हमारा प्रोसेसर जिसको बार बार एक्सेस करता है। तो ऐसी मेमोरी को हम लोग कहते हैं कैश मेमोरी। तो ये भी एक मेमोरी का प्रकार है। तीसरा देखें EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये भी हमारा रीड ओनली मेमोरी का एक टाइप है, इसलिए ये भी सही है। और चौथा है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक कोई मेमोरी है नहीं, ये तो है इनपुट डिवाइस, जिसको आमतौर पे हम गेम खेलने के लिए या सिमुलेशन में इनपुट के तौर पे यूज करते हैं। तो सही इसका आंसर है डी, क्योंकि ये कोई मेमोरी का प्रकार नहीं है। ठीक है ना? नेक्स्ट अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है Which of the following is fastest memory? इनमें से जो सबसे तेज मेमोरी है वो कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, कैश मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी। देखिए, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी सेम हुआ, दोनों एक ही चीज है। और वर्चुअल मेमोरी आपके हार्ड डिस्क के एक पोर्शन को प्राइमरी मेमोरी की तरह से यूज किया जाता है। तो हार्ड डिस्क तो सेकेंडरी मेमोरी ही हुआ ना, तो ये स्लो है, ये भी स्लो है, ये भी स्लो है। तो सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी हुई? कैश मेमोरी हुई। तो इन चारों में से सबसे फास्ट हो गई कैश मेमोरी। वैसे अगर जब आपको याद हो हमारे टाइप्स ऑफ मेमोरी की जब हमने पढ़ाया था, तो हमने मेमोरी के स्पीड के हिसाब से उसका वर्गीकरण भी बताया था। सबसे टॉप पे आता है इंटरनल मेमोरी। एक बार फिर से आप लोग याद रख लीजिए, इंटरनल मेमोरी जो कि आपके प्रोसेसर के अंदर होता है,
ठीक है, जिसे हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी कहते हैं। इसके बाद आता है कैश मेमोरी। कैच बाहर लिखा जाता है CACHE, बट पढ़ा जाता है इसे कैश। तो दूसरा इसके कम स्पीड होती है कैश मेमोरी की, और कैश मेमोरी से कम होती है आपके रैम की, और रैम से कम होती है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी सबसे स्लो होता है, उससे तेज होता है हमारा रैम, उससे तेज होता है कैश, और सबसे तेज होता है इंटरनल मेमोरी। अब चूंकि इसमें इंटरनल मेमोरी का विकल्प नहीं है, तो सबसे तेज आपको क्या दिख रहा है? कैश मेमोरी। चलें अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है इन लाइनक्स a user can load और अपलोड। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर लोड या अपलोड कर सकता है। किसको लोड या अपलोड कर सकता है? और इसमें केवल एक ही विकल्प है, वो है कर्नल। कर्नल मॉड्यूल जब लोड होता है उसके बाद ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर को काम करने के लायक बनाता है। कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है, हार्डवेयर से सारे निर्देशों का अनुपालन करवाता है। तो जब हम बूट करते हैं तो हम कर्नल को लोड करते हैं, उसके बाद ही जाकर के आपका कंप्यूटर बूट होता है, काम करने लायक होता है। तो इसमें यूजर किसको लोड कर सकता है, अपलोड कर सकता है? वो है हमारा कर्नल मॉड्यूल। राइट। अगला प्रश्न आ जाता है। हमारा अगला प्रश्न कहता है एक्वा यूजर इंटरफेस अपीयर्ड विथ। हमारा जो एक्वा यूजर इंटरफेस था किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दिखाई देता है, या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अवयव के रूप में दिखाई देता है? देखिए, इंटरफेस का मतलब वो स्क्रीन जिसके माध्यम से हम यानी कि यूजर कंप्यूटर से या ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करता है। तो ये जो नाम लिया गया है यहाँ पे एक्वा यूजर इंटरफेस, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आया था। विंडोज का यूआई आप देख ही रहे हैं। शेल्स जो है ये हमारे शेल और बॉर्न शेल, ये हमारा यूनिक्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज होता है। तो इसमें केवल यही इसका सही आंसर है, मैक ओएस। ये ग्राफिकल इंटरफेस देता है मैक को, जिसमें हमारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मानी जाती है। प्लस इसमें हमें जो मिलता है, एक्चुअली इसमें पानी जैसा, बूंदों जैसा फीलिंग दिया था। तो स्टीव जॉब्स का कहना था कि ये जब भी आपको ये इंटरफेस दिखेगा आपका मन करेगा कि आप इसको टच करें, इसीलिए इसका नाम दिया गया था। पानी के बूंद जैसा इसका डिस्प्ले आता था, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का डिस्प्ले था, उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा डिस्प्ले माना जाता था। तो एक्वा यूजर इंटरफेस मैक ओएस के साथ आया था, ये इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है Which of the following operating system does not implement multitasking ruling? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है? लागू नहीं करता है पूछ रहा है। तो आप देखेंगे इसमें जो विकल्प दिया है विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज एनटी, और आपको पहले ही जब हमने विंडोज के बारे में बताया था तो ये बताया था विंडोज इज मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ इसमें हम कई काम को शुरू कर सकते हैं और एक साथ उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये तीन विकल्प आपको विंडोज के लग रहे हैं। केवल एक विकल्प ऐसा है जो MS DOS। MS DOS के बारे में आप जान लीजिए। MS DOS इज सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। एक बार में केवल एक यूजर इस पे काम कर सकता है और साथ ही साथ केवल एक ही काम कर सकता है। दूसरा काम करना है तो उसे इंतजार करना पड़ेगा, जब पहला काम आपका खत्म होगा उसको आप बंद करेंगे तभी आप दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हुआ? बी, MS DOS। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर्स।
ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है किसका? अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन के बारे में बताया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी रिसोर्सेस है सभी को मैनेज करता है। अब रिसोर्सेस में जो कंप्यूटर के साथ जो भी चीज जुड़े हैं वो कंप्यूटर के रिसोर्स हैं। तो देखा जाए मेमोरी कंप्यूटर का रिसोर्स है, आईओ डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस ये भी मेमोरी का रिसोर्स है, प्रोसेसर ये भी कंप्यूटर का रिसोर्स है। तो मेमोरी भी, आईओ डिवाइस भी, प्रोसेसर तीनों कंप्यूटर के रिसोर्स है। तो इन तीनों को मैनेज करता है, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द ऑप्शंस, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलें अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स आर। मोबाइल फोन और टैबलेट्स के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आप जानते हैं हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल टैबलेट्स दोनों पे यूज किए जा सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड आज के दिनांक पे सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड्रॉयड है। इसके अलावा हमारे पास iOS एप्पल वालों का है। इसके अलावा हमारे पास सिम्बियन है जो पुराने नोकिया फोन्स बटन वाले फोन्स में हुआ करता था। इसके अलावा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कुछ विंडोज फोन लॉन्च हुए थे नोकिया के द्वारा, जिसको कि बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स दोनों में इस्तेमाल किए जाते थे। तो इस हिसाब से हमारे पास तीनों विकल्प सही है, विंडोज ओएस, एंड्रॉयड ओएस, iOS। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है OS does not boot itself when the system is, सिस्टम के डैश होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है। अब देखिए, जब आप शट डाउन कर देते हैं तो शट डाउन होने के बाद हमारा सिस्टम बंद हो जाता है। जब आप रीसेट करते हैं तो कंप्यूटर बंद होता है, उसके बाद पुनः से दोबारा से रीस्टार्ट होता है। जब आप पावर ऑन करते हैं, पावर कर देते हैं, पावर ऑन कर देते हैं तो कंप्यूटर की बूटिंग शुरू हो जाती है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो भी दोबारा से स्टार्ट होता है। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा लग रहा है जिसमें हमारा कंप्यूटर दोबारा से ऑन नहीं होता, वो है शट डाउन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है Does Ubuntu needs एंटीवायरस? क्या Ubuntu को एंटीवायरस की जरूरत है? पहले तो आपको जानना पड़ेगा Ubuntu है क्या। Ubuntu लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन है। लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कई अलग अलग वर्जन्स में आता है, जैसे ब्लैक ट्रैक, उसके अलावा हमारे पास मैनड्रैक, हमारे पास सूजी, हमारे पास Ubuntu। तो अलग अलग फ्लेवर्स और अलग अलग वर्जन्स में हमें मिलता है। कल को आप भी उसको डाउनलोड करके उसकी कोड को उसमें चेंजेस करके अपना खुद का वर्जन बना सकते हैं। तो ये देखा गया है कि Ubuntu में आज तक कोई वायरस नहीं रिपोर्ट हुआ है, तो Ubuntu को कोई एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर है नन, इसको कोई एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न थोड़ा सा एम्बिगुअस लग रहा है, नहीं और कोई नहीं, दोनों आंसर आप कर सकते हैं, बट नन इज ज्यादा अच्छा क्योंकि इसमें आज तक कोई एंटीवायरस हुआ नहीं, तो इसके लिए कोई एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है Which of the following is an example of system software? इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर, उपरोक्त सभी। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है ये आपके कंप्यूटर को जीवंत बनाता है, आपको कंप्यूटर को काम करने के लायक बनाता है। लोडर आपके एग्जीक्यूटेबल कोड को मेमोरी में लोड करता है। लिंकर आपके मॉड्यूल्स को मेमोरी में लिंक करता है।
जब वो एग्जीक्यूट होता है उस दौरान। तो ये तीनों के तीनों हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं। तो हम इसका आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। इज दैट क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है लिनक्स इज अ डैश एंड डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक डैश एवं डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर, सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर्स, मल्टीटास्किंग एंड नन ऑफ द अबव। तो लिनक्स जब हम बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था लिनक्स एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक साथ कई यूजर और हर एक यूजर एक साथ कई काम को शुरू कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, यानी कि बी। चलें अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है What is the default file extension after dot in web files? हमारे वेब फाइलों में डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका आंसर, सही आंसर है .html और .htm। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा .html और .htm। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। Which is the type of page orientation? इसमें पेज ओरिएंटेशन का प्रकार कौन सा है? देखिए, जब हम प्रिंटिंग करते हैं, चाहे वो MS वर्ड पे कर रहे हो, चाहे लिब्रे ऑफिस में कर रहे हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, तो हम प्रिंटिंग करते वक्त अपने प्रिंटिंग में हम दो तरीके से कागज पे प्रिंटिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर ये मेरा कागज है, हम प्रिंटिंग पे इसको इस तरह से प्रिंटिंग कर सकते हैं, ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे प्रिंटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, इस प्रिंटिंग में जब ऐसे प्रिंटिंग की जाती है जिसमें चौड़ाई कम यूं ज्यादा है, इसको कहा जाता है पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। और जब प्रिंटिंग ऐसे होती है, यूं ऐसे ऐसे, जिसकी चौड़ाई ज्यादा ऊंचाई कम, तो इसे कहा जाता है लैंडस्केप। ये दोनों ही पेज का ओरिएंटेशन है प्रिंटिंग के दौरान। तो इसका सही आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी। ठीक है, स्लाइड हमारा ओरिएंटेशन का नाम नहीं है, ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का एक कंटेनर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है which function is used for spelling check? स्पेलिंग चेक करने के लिए हम कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? इसमें विकल्प दिया है F7, कंट्रोल C, शिफ्ट C, कंट्रोल F7। तो देखिए, इसका बहुत ही स्ट्रेट आंसर है F7। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हो या लिब्रे ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो F7 बटन दबा दीजिए, आपका स्पेलिंग चेक शुरू हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हुआ F7A। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है डैश की is used to select from beginning of the line to the current position in LibreOffice Writer। LibreOffice Writer, देखिए हमारे पास MS ऑफिस एक सूट है, उसी तरह से LibreOffice भी एक सूट है। सूट क्या होता है? सूट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रिलेटेड एप्लीकेशंस। कई एक दूसरे से संबंधित एप्लीकेशंस का एक कलेक्शन जो होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सूट, SUITE। कुछ लोग इसको स्वीट पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको सूट पढ़ते हैं, चाहे जो पढ़े, मैं तो इसको सूट प्रोनाउंस करता हूं, चाहे जो कहें, बात वही है। तो इसमें हमारे पास, अगर आपको जब डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे हैं और कर्सर को करंट पोजीशन से लेकर के लाइन के शुरुआत तक सिलेक्शन चाहते हैं, तो उसका जो शॉर्टकट है वो है होम प्लस शिफ्ट। तो इसका सही आंसर होगा होम प्लस शिफ्ट। करके देखिएगा, माफ कीजिएगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। हमारा अगला प्रश्न कहता है शॉर्टकट की यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक
इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन को बीच में से तोड़ने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है। कौन सा? वो है शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, ये उस लाइन को करेंटली वहां पे रोकता है, नई लाइन से शुरुआत करता है। तो दैट इज शिफ्ट प्लस एंटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डैश की इज यूज्ड टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आप करंट पोजीशन से डायरेक्टली उस लाइन की शुरुआत में पहुंचना चाहते हैं, कर्सर को वहां पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट होता है वो होता है होम की। होम की दबाते ही आपका कर्सर करंट लाइन जहां कहीं भी इसमें कर्सर होगा उसके शुरुआत में पहुंच जाएगा। तो इसका सही विकल्प होगा होम। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारे शुरू के 25 क्वेश्चन। इस वीडियो की अगली सीरीज में फिर हम 25 क्वेश्चंस का लिस्ट लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। आपको ये कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद।